कैसे व्यापार करने आई एक कंपनी ने पहले अपने यूरोपीय कॉम्पिटिटर्स को हराया हाँ, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी सबको। और फिर एक एक करके भारतीय राज्यों को बंगाल, मैसूर, मराठे, सिख सबको अपने अधीन कर लिया। लड़ाइयां, संधियां, कूटनीति। बिल्कुल। प्लासी और बक्सर की लड़ाइयां तो वाकई में टर्निंग पॉइंट थीं। उन्होंने अंग्रेजों को राजनीतिक ताकत बना दिया। और सहायक संधि जैसी नीतियों ने राज्यों को अंदर से खोखला कर दिया। सही कहा। और ये भी महत्वपूर्ण है कि भारतीय शासकों में उस समय एकता की बहुत कमी थी। वो आपस में ही लड़ते रहते थे, जिसका फायदा अंग्रेजों ने बखूबी उठाया। हाँ। हम 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे पहले के भारत पर थोड़ी बात करेंगे। हाँ, मतलब उस दौर को समझना जरूरी है। बिल्कुल। तो कोशिश यही है कि समझें कि 1857 से पहले क्या माहौल बन रहा था। चलिए देखते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जमीन से जुड़े जो इंतजाम थे उनकी बात करते हैं, क्योंकि लगता है कई समस्याओं की जड़ वहीं थी। हाँ बिल्कुल, ये भू राजस्व नीतियां बहुत अहम थीं। 3 खास सिस्टम्स दिख रहे हैं। पहला है स्थायी बंदोबस्त, मतलब परमानेंट सेटलमेंट। ये 1793 में कॉर्नवालिस ने बंगाल और आसपास के इलाकों में लागू किया। हाँ, इसे जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। और इसका असर ये हुआ, मतलब सीधा सीधा, कि जमींदारों को जमीन का मालिक मान लिया गया। वो ताकतवर हो गए। अच्छा। लेकिन किसानों पर लगान का बोझ अक्सर बहुत ज्यादा बढ़ गया। अंग्रेजों की आमदनी तो कह सकते हैं फिक्स हो गई, पर किसानों की हालत कई जगहों पर बिगड़ गई थी। तो ये पहला सिस्टम था। दूसरा था रैयतवाड़ी। ये 1820 में मुनरो और रीड ने दक्षिण भारत में शुरू किया। हाँ, रैयतवाड़ी। इसमें सरकार सीधा किसानों से, मतलब रैयत से लगान लेती थी। सुनने में तो लगता है कि बिचौलिए नहीं थे, तो शायद बेहतर रहा होगा। हाँ, लगता तो है, पर असल में इसमें भी पेंच था। सीधा कांटेक्ट तो था सरकार का किसान से, लेकिन जो लगान की दरें थीं वो अक्सर बहुत ऊंची होती थी। अच्छा। और वसूली भी बड़ी सख्ती से होती थी। मतलब जरा सी फसल खराब हो जाए तो किसान बेचारा मुश्किल में फंस जाता था। समझ गए। और तीसरी व्यवस्था थी महलवाड़ी। ये 1822 में मैकेंजी ने शुरू की और बाद में विलियम बेंटिक ने इसे उत्तर पश्चिम भारत और पंजाब में फैलाया। महलवाड़ी, हाँ। इसमें महल यानी पूरे गांव या गांव के समूह को एक इकाई माना जाता था लगान के लिए। तो मतलब पूरे गांव की जिम्मेदारी। हाँ, एक तरह से अगर कोई एक किसान लगान नहीं दे पाया तो उसका बोझ भी दूसरों को उठाना पड़ सकता था। तो आप देखें, तीनों ही सिस्टम्स ने जमीन से जुड़े रिश्तों पर और लोगों की आर्थिक स्थिति पर गहरा असर डाला। और शायद इन्हीं दबावों का नतीजा था कि जगह जगह विरोध भी शुरू हुए। हाँ बिल्कुल, ये नीतियां असंतोष का बड़ा कारण बनी। जैसे 1855 का संथाल विद्रोह। राजमहल पहाड़ियों में सिद्धू और कान्हू ये नेता थे। हाँ, ये बहुत बड़ा विद्रोह था। आदिवासियों का गुस्सा था बाहरी लोगों, मतलब दीकू, और अंग्रेजी राज की नीतियों के खिलाफ। संथालों ने हथियार उठा लिए थे। और इससे पहले भी हुए थे। हाँ, इससे पहले, जैसे 1831 में छोटा नागपुर में कोल विद्रोह हुआ था, बुद्धू भगत के नेतृत्व में। वो भी आदिवासी जमीन और उनकी पहचान से जुड़ा संघर्ष था। तो ये आदिवासी विद्रोह हुए, किसानों का भी गुस्सा था शायद। जैसे बंगाल में 1825 के आसपास ये पागलपंथी विद्रोह का जिक्र है, करमशाह और टीपू शाह। हाँ, पागलपंथी, ये एक तरह का धार्मिक सामाजिक आंदोलन जैसा था जिसने जमींदारों के जुल्म का विरोध किया था। अच्छा, और भी कई नाम हैं इसमें। हाँ, लिस्ट लंबी है। मोपला विद्रोह का भी जिक्र है। इसका पहला दौर 1836 के आसपास मालाबार, केरल में हुआ। मोपला। वहां मुस्लिम काश्तकारों ने जमींदारों और ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई थी। फिर 1817 में ओडिशा का पाइका विद्रोह है। पाइका विद्रोह, हाँ। बख्शी जगबंधु विद्याधर, बिल्कुल। ये पारंपरिक योद्धा थे। पाइका, उनकी जमीनें छीनी जा रही थीं तो उन्होंने विद्रोह किया। और उत्तर पूर्व में असम में भी कुछ हुआ था। हाँ, 1828 में असम में अहोम विद्रोह हुआ। गोमधर कुंवर इसके नेता थे। हुआ ये था कि अंग्रेज बर्मा युद्ध के बाद असम से वापस नहीं गए तो अहोम राजवंश के लोगों ने विद्रोह कर दिया। और एक बहुत पुराना विद्रोह भी है, सन्यासी विद्रोह, 1764 के बाद बंगाल बिहार में। हाँ, ये तो काफी लंबा चला था, दशकों तक। मंजूषा, भवानी पाठक, देवी चौधरानी जैसे कई नेता थे इसमें। फकीरों और सन्यासियों का विद्रोह था ये। अच्छा, माइंड मैप में 2 और नाम हैं, नील विद्रोह 1859 और हो और मुंडा विद्रोह 1899। पर ये तो 1857 के बाद के हैं। हाँ,
तकनीकी रूप से बात के हैं, पर इन्हें अक्सर इसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है क्योंकि ये उसी प्रतिरोध की भावना को, उसी संघर्ष को जारी रखते हैं। अच्छा, मतलब वो कंटिन्यू